गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। क्या होती है ये रिवैल्यूएशन? नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये दो अलग अलग शब्दों से बना है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, री मतलब होता है दोबारा, पुनः। वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, मतलब पुनः मूल्यांकन। दोबारा आपको मूल्यांकन करना है। दोबारा मूल्यांकन क्यों करना होता है और क्या होता है रिवैल्यूएशन? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक, मैं इसको नंबर लाइन से हम समझते हैं। ये आज का डेट है जिस दिन पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंज इन पार्टनरशिप में कोई चेंज आ रहा है। ठीक है, ये वो दिन है जिस दिन पार्टनरशिप शुरू हुआ था। स्टार्ट पार्टनरशिप, ये वो दिन है जिस दिन पार्टनरशिप शुरू हुआ था। ये वो दिन है जिस दिन पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है। ठीक है, और ये साल का लास्ट है, ईयर एंड। ठीक है, मान लीजिए कि यहीं पर ईयर स्टार्ट भी हुआ था, यहाँ ईयर स्टार्ट हुआ था, यहाँ ईयर एंड हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैलेंस शीट होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगी, एक बैलेंस शीट होगी। इस बैलेंस शीट से ही हमें प्रॉफिट का पता चलेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और वो अपने प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? इक्वली बांट रहे हैं, 1:1 में बांट रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या, यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप शुरू की और प्रॉफिट को इक्वली बांटना चालू किया। यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आ रहा है। अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ चेंज में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ रेशियो में चेंज आ सकता है ना। यहाँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो सकता है कि नया पार्टनर आ जाए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। या हो सकता है यहाँ पर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर ले ले, रिटायरमेंट हो जाए, रिटायर ऑफ ओल्ड पार्टनर। कुछ भी हो सकता था ना। ये सारी चीज़ें, अगर इन चारों में से कुछ भी होता है तो इसको हम कहते हैं चेंज इन पार्टनरशिप। ठीक है, ये चारों में से कुछ भी हो रहा है और यहाँ पर साल लास्ट हो रहा है, तो अगला प्रॉफिट तो हमें यहाँ पता चलेगा। मान लीजिए कि कोई नया पार्टनर ही आ रहा है। ठीक है, कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, कोई एक नया पार्टनर यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए जेड। ठीक है, एक्स और वाई पार्टनर है, यहाँ जेड एक नया पार्टनर आ रहा है। अब देखिए, एक प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर है, अगली प्रॉफिट हमारी यहाँ निकलेगी। अब जब ये प्रॉफिट निकलेगी तो ये प्रॉफिट पूरे साल की होगी ना, तो पूरे साल की होगी। अब इस प्रॉफिट के बंटवारा जब होगा तो जेड कहेगा कि इस प्रॉफिट का बंटवारा करो। लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जेड तो यहाँ आया ना, यहाँ पर मैं डेट मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं 1 अप्रैल। ठीक, ये मान लेता हूँ मैं 1 जुलाई और ये है 31 मार्च। अब ये जो प्रॉफिट आएगी यहाँ पर वो होगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच टोटल प्रॉफिट आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी टोटल प्रॉफिट। और यहाँ पर 1 जुलाई को जेड आया है। अगर यहाँ कुछ भी हम ना करें, कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, तो यहाँ जो 31 मार्च को प्रॉफिट आएगी, इस प्रॉफिट में हिस्सा तो जेड भी लेगा, क्यों, ये एक नया पार्टनर है, ये भी इस प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का है। बीच में ये जो 1 अप्रैल से 1 जुलाई का बीच का जो टाइम है,
ये जो टाइम है, क्या इस टाइम पर जेड था? 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जेड था? नहीं था। लेकिन जो ये प्रॉफिट है वो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, मतलब इसमें 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक की प्रॉफिट जो है वो तो इंक्लूड है। तो जेड था नहीं, फिर भी उसको इस प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। हाँ, गलत है ना? उस जेड को क्या मिलना चाहिए? 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच का मिलना चाहिए, और एक्स और वाई को किसका मिलना चाहिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च का। बात समझ में आ रही है? जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की प्रॉफिट मिलनी चाहिए, और जेड को 1 जुलाई से 31 मार्च का प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमने यहाँ 1 जुलाई को कोई ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं, अगर हमने यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं तो कैसे हम यहाँ 31 मार्च को यहाँ जब प्रॉफिट निकलेगी कैसे पता करोगे कि 1 जुलाई से 31 मार्च वाली प्रॉफिट कौन सी है और 1 अप्रैल से 31 मार्च की प्रॉफिट कौन सी है? कौन सी प्रॉफिट जेड को मिलनी चाहिए, कौन सी प्रॉफिट जेड को नहीं मिलनी चाहिए? पता नहीं है। इसी बात को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच जो भी काम हुआ है, इस कारण क्या हुआ होगा? एसेट में चेंज आए होंगे, लायबिलिटी में चेंजेस आई होगी। तो जो एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस आएंगे ना, उस चेंजेस को हम लिख लेते हैं कि क्या चेंज आया है, और यहाँ से हम एक नया पार्टनरशिप शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? रीवैल्यूएशन मतलब होता है हमारे जितने भी चेंजेस आई है बैलेंस शीट में उसे वैल्यू कर लेना। ठीक है? मतलब बैलेंस शीट में 2 बातें होती हैं, आपको पता है। बैलेंस शीट में 2 बातें होती हैं, एक तो होता है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। एक होती है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। तो एसेट में जो चेंजेस आएगी और लायबिलिटी में जो चेंजेस आएगी, इस चेंजेस को, इनमें होने वाले चेंजेस को हम किस में डालते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में बनाते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। तो कैसे करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे इन चेंजेस को डालते हैं? तो देखिए, एसेट में जो चेंजेस होगी, लायबिलिटी में जो चेंजेस होगी, वो 2 प्रकार से चेंजेस होगी। या तो एसेट बढ़ रहा होगा या एसेट घट रहा होगा। लायबिलिटी या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एसेट के बढ़ने पर, अगर एसेट बढ़ रहा है, एसेट अधिक हो रही है, ऑन इंक्रीज ऑफ एसेट, एसेट इंक्रीज होगी, या लायबिलिटी के घटने पर, ऑन डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर। ठीक है? ऑन इंक्रीज ऑफ एसेट, ऑन डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, इस 2 कंडीशन में दोनों को रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस में डालते हैं? क्रेडिट में। फिर से ध्यान से सुनो, एसेट के बढ़ने पर, लायबिलिटी के घटने पर, इसको हम क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं। जनरल एंट्री कैसी होगी इसकी जनरल एंट्री बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगी। ध्यान से देखना, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगी, तो ये एंट्री होगी। ठीक है? यहाँ पर हम डाल सकते हैं बीइंग इंक्रीज इन एसेट, increase in asset and decrease in liability,
ठीक है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए इसका उल्टा भी तो हो सकता है, एसेट घटे और लायबिलिटी बढ़े, एसेट घटे और लायबिलिटी बढ़े, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट, बीइंग डिक्रीज इन एसेट। ध्यान से उल्टा हो गया ना, यहाँ इंक्रीज इन एसेट था, यहाँ डिक्रीज इन एसेट हो गया, और डिक्रीज इन लायबिलिटी थी, यहाँ हो जाएगी इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसे उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ उतार सकते हैं। उतार लिया, देखिए अब आगे ये तो जनरल एंट्री थी। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कैसे, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट particular amount, particular amount, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अगर एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और यहाँ डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, एसेट डिक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ये दोनों के कंडीशन में डेबिट, और एसेट इंक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट डालते कितने, जितना इंक्रीज होता है और जितना डिक्रीज होता है। ठीक है, जितना इंक्रीज होता है, जितना डिक्रीज होता है, उतना हम डालते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक जान जाइए इसका, अगर क्वेश्चन में 2 लिखा हो, अगर क्वेश्चन में 2 लिखा हो तब आप माइनस करते हो, और अगर क्वेश्चन में बाय लिखा हो तो पूरा पूरा अमाउंट डाल देते हो। ठीक है, क्वेश्चन में 2 लिखा होगा तो माइनस कर देना, और बाय लिखा होगा तो पूरा अमाउंट डाल देना। बात समझ में आ रही है? जी सर, बात समझ में आ रही है। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन कर लें। जी सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 33। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. Their balance sheet as on 31 दिसंबर 2002 stood as follows। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2002 की। दो पार्टनर हैं X और Y, अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं 4:3 में। 31 दिसंबर 2002 की बैलेंस शीट दी गई, ये आपके सामने बैलेंस शीट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। डेट डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, डेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 से दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, किसमें 2:1 में। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड, देखो रेशियो चेंज हो गया ना, 2:1, पहले कितना रेशियो था, पहले था 4:3, अब रेशियो चेंज हो गया 2:1। इसके लिए क्या होता है, फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। अच्छा, फिक्स एसेट डेप्रिसिएट करते हैं, डेप्रिसिएशन से एसेट क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, सर कम होती है। तो फिक्स एसेट डेप्रिसिएट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं बाय 10%, मतलब हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट का 10% निकाल के हम
डिक्रीज़ कर रहे हैं, अच्छा एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो क्या होना चाहिए, डेबिट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डेबिट हो जाएगी। अ प्रोविजन ऑफ 6%, अ प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, डेटर्स पर जब आप प्रोविज़न बनाते हो तो इससे भी एसेट क्या होती है, कम होती है। जब हम डेटर्स पर प्रोविज़न बनाते हैं तो इससे एसेट क्या होती है, कम होती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट है तो हमें माइनस करना होगा 1,90,000। पहले स्टॉक कितना था, 1,40,000 था, ठीक है। स्टॉक कितना था, 1,40,000। अब कितना हो रहा है, स्टॉक 1,90,000 बढ़ रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट। एन अमाउंट ऑफ 3,700, 3,700 रुपये का जो अमाउंट है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। उसको अब हमें नहीं देना है, अब वो हमसे नहीं मांगने आएगा। अच्छा, क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी 28,000 की थी, इस लायबिलिटी में से 3,700 अब हमें नहीं देना है, तो लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द बुक्स, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। उन्होंने रिजर्व को कोई चेंज नहीं किया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आपको रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए कैसे होगा जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डालते हैं ना, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रही है। क्यों हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है, फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन लग रहा है, डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बन रही है, इससे क्या होती है, एसेट डिक्रीज होती है। जब जब एसेट डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट इंक्रीज होगी और लायबिलिटी डिक्रीज होगी। एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। अब कैसे अमाउंट कितना डालेंगे, देखिए लिखा हुआ था, फिक्स एसेट आर टू डेप्रिसिएटेड एट 10%। फिक्स एसेट कितना डेप्रिसिएट हो रहा है, 10% हो रहा है। कितना है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट है 1,50,000। 1,50,000 का 10% कितना होगा, 15,000। 1,50,000 50,000 का 10% कितना आया, 15,000। चलिए, तो फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन हो गई 15,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स का प्रोविजन बनेगा, इससे भी एसेट क्या होती है, कम हो जाती है। एसेट कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्रोविजन ऑफ 6% भी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स का प्रोविजन कितना बनेगा, 6% का बनेगा। देखते हैं डेटर्स कितने हैं, डेटर हैं 1,20,000। डेटर्स कितना है, 1,20,000। 1,20,000 का 6%, 1,20,000 का 6%, 7,200। देखिए इसका आ जाएगा 7,200, तो कितना आ गया, 15 और 5 20 2 22, 22,200, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम, एसेट इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो भी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। कितना है, स्टॉक वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक कितनी वैल्यू हो गई, 1,90,000। स्टॉक है कितनी, 1,40,000। 1,40 से 1,90 हो रही है, 50,000 बढ़ गया। जितना बढ़ा उतना ही हम डालेंगे, 50,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स क्या था, क्रेडिटर्स के लिए एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। देखिए हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है 3,700, तो कितना हो गया, 53,700। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गई 53,700 से। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट भी हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट भी हो रही है, तो कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट ज़्यादा होता तो लॉस। क्रेडिट ज़्यादा है 53,700 है,
तो हमें प्रॉफिट हो रही है, कितने की प्रॉफिट हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रही है कितना है 53,700, 53,700 माइनस कर दो कितने 22,200, 22,200, 31,500 इसकी प्रॉफिट हो गई। तो हम यहाँ डालेंगे ऐसे। प्रॉफिट की एंट्री कैसी होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी 31,500, 31,500 लिख दो। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। समझ में आया? देखिए, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, तो चलिए मैं एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो कुछ ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले ना एक शॉर्ट ट्रिक्स लिख लो कुछ, ताकि याद रहेगा। ठीक है, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये क्रेडिट की तरफ है और ये डेबिट साइड है, ये पता है। देखिए यहाँ क्या क्या आता है, यहाँ आता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का डिक्रीज, इंक्रीज इन एसेट, एसेट अगर इंक्रीज होगी, जितनी इंक्रीज होगी उतना डालते हैं हम, है ना, जितनी इंक्रीज होती है उतना डालते हैं, जितनी डिक्रीज लायबिलिटी होगी वो डालेंगे। और ओवरकास्ट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, ओवरकास्ट ऑफ लायबिलिटी। और यहाँ क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। अच्छा एक चीज, ओवरकास्ट ऑफ लायबिलिटी और अंडरकास्ट ऑफ एसेट, अंडरकास्ट ऑफ एसेट, ओवरकास्ट ऑफ लायबिलिटी, अंडरकास्ट ऑफ एसेट। और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, ओवरकास्ट ऑफ एसेट, अंडरकास्ट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा यही दो पॉइंट आता है आप क्वेश्चन में, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हम कहाँ डाल रहे हैं, क्रेडिट में डाल रहे हैं। किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट में डाल रहे हैं ना। ये दोनों जनरल एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डेबिट में आ जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। और देखिए इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट डेबिट में है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यही तो किया था हमने। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, ये दोनों क्रेडिट हो गया। और यहाँ जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना। प्रॉफिट होगी तो यहाँ पर हम प्रॉफिट डालेंगे और यहाँ पर हम लॉस डालेंगे। यहाँ क्या डालेंगे, हम लिखेंगे हम प्रॉफिट। देखिए लिखा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रही है, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मतलब हम डेबिट में डालेंगे हम प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और यहाँ पर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका बनाना होता तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दो बातें हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। क्योंकि एसेट क्या हो रही है, एसेट डिक्रीज होगी तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। और क्रेडिट में क्या क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आएगा, स्टॉक और क्रेडिटर्स। लिखेंगे हम बाय स्टॉक और बाय क्रेडिटर्स। कितना कितना लिखेंगे हम, डेप्रिसिएशन कितना हुआ था 15,000, प्रोविज़न कितना बना था, प्रोविज़न बना था हमारा 7200, और स्टॉक कितना आया था 50,000 और क्रेडिटर्स 3700। ये टोटल हो गया 53,700। यहाँ भी टोटल कितना होना चाहिए 53,700, यानी ये तो होगा नहीं, तो 53,700 में ये दोनों घटाएंगे हमारी प्रॉफिट आ जाएगी, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितनी आ जाएगी प्रॉफिट, 31,500। ठीक है, समझ में आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट? जी सर समझ में आ गया। तो इसमें ऐसे इस क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ करना था, कैपिटल अकाउंट भी बनानी थी, बैलेंस शीट भी बनाना था, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारे क्वेश्चंस में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। एक बार उतार लो इस पूरे क्वेश्चंस को, इसे ना इम्पोर्टेंट नोट में उतार लो ताकि याद रहेगा। ठीक, उतार लिया जी सर। अब मैं व्हाट्सएप पे आप लोग को क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।